हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में ईपीएफओ और एपीएफसी के जो टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 3 है। और ये DIS संस्थान की जो है टेस्ट सीरीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है जो आपका एग्ज़ाम 2 जुलाई को होना तय हुआ है एपीएफसी और ईपीएफओ का। उसके लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होने वाली है और ये टेस्ट नंबर 3 है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इससे आपको तैयारी में और भी स्पीड जो इनक्रीज़ करनी है। तो देखते हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें इंग्लिश लगभग 20 नंबर की आती है। ये पैरा जम्बल से है, जो आपको सेंटेंस दिए होते हैं उसको एक तरीके से रीअरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अरेंज करना होता है। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं, क्या अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए गए उसको हम अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ट्रिक और टिप्स हैं जो हम आपको उसके साथ ही साथ बताते चलेंगे। जैसे अगर आप देखा जाए इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर सेंटेंस में देखा जाए तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के पहले उसमें डिटरमाइंड या सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है, और किसी का नाम हो सकता है या कोई आर्टिकल हो सकता है या इट हो सकता है या देयर हो सकता है, ऐसे जो है हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो पहला सेंटेंस ये किसी को कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है, तो ये एंड जो है एक कनेक्टिंग वर्ड है, ये 2 सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके हिसाब से ये जो है पहले नंबर पर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ए से शुरू भी नहीं हो रहा है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डी और बी और सी 2 बार है। ठीक है, इसलिए देखते हैं इन लाइन विथ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ, ये भी नहीं है। ठीक है, ये पहले नंबर पे स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, JNU प्रोमोट्स जो है डाइवर्स येट इंक्लूसिव कैंपस, ये सही है, ये सब्जेक्ट के तौर पर है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा वाक्य जो है सी से स्टार्ट होगा, तो हमने 2 जो है एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है कैंपस, इंक्लूसिव कैंपस, इसके अनुसार कौन सा जो हमारा मिल सकता है उसमें देखते हैं। देखिए इसमें वर्ब है नहीं, ठीक है, इसमें भी वर्ब है नहीं। अगर हम डी में देखें तो डी में जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, जबकि सब्जेक्ट के बाद कौन सी आती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए ये डी नहीं आ सकता इसके बाद। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे देखें, सी को हम सब्जेक्ट के लिहाज से देखें तो क्या है, ये डी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, वो है ए में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम मान सकते हैं इसमें इसके कैंपस एंड अप होल्ड ए ट्रेडिशनल ऑफ डिसेंट विच इज। ठीक है, विच इज। ठीक है, तो हम डी के वो सी के बाद ए मान लेते हैं। ठीक है, सी के बाद ए, तो अब सी के बाद सिर्फ एक ही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, CBD है। अब इसमें क्या, एज, एज के बाद क्या, फ्री स्पीच एंड प्रमोटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बी और बी के बाद सी। ठीक है, CABD, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। वही है, हमें पैराजम्बल यानी अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमने सब्जेक्ट देखना है, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम सब्जेक्ट के तौर से मान सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है 4 years ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये नहीं है, क्योंकि ये समय से स्टार्ट है, ये सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। और सेंटेंस कभी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, डिस्ट्रेस हैज़ वर्सनड अंडर द रूरल इकोनॉमी सजेस्ट द रूलर। ठीक है, अब रूरल इकोनॉमी सजेस्ट द रूलर, फिर इसके बाद जो ये अभी पूर्णतः सेंटेंस नहीं है, और इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी लास्ट में नहीं आएगा, ये भी लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ
जैसे अगर देखा जाए तो रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट रूरल, इसके बाद और कुछ कहना बाकी है। इसमें भी जो द आर्टिकल लगा हुआ है ये लास्ट में, ये इसका मतलब है कि इसके बाद जस्ट नाउन आएगा, ठीक है। इसके द के बाद क्या है, द आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए लगते हैं, तो इसके बाद जस्ट द आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये स्टार्ट तो हमारा वाक्य जो है ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है। टू, इसके बाद टू के बाद कौन सा, दो वर्ड कनेक्टिंग हो, टू डिस्टेंस हैज़ वर्ड पर्सन द अंडर नहीं है, टू रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट द रूरल, यस ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए के बाद क्या आएगा, डी, ए के बाद डी, इसके बाद क्या है, रूरल द डिस्ट्रेस हैज़, अब इसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये आएगा सी और सी के बाद आएगा बी, यानी बी लास्ट में है। अगर आप पहला और लास्ट में भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने पता कर लिया कि हमारा सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है, तब भी आप पता लगा सकते हैं। यानी पहला हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ए ऑप्शन वाला, और डी आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान। अब इसमें देख लो ए और डी, बी आएगा जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जो ए शुरुआत में होना चाहिए और बी लास्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें भी देखना है। तो इसमें क्या है, हमें वही नियम अपनाना है, ठीक है। पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। इसमें क्या है, मेडिकम ऑफ फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये ऐसा लग रहा है ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये कैसा आना चाहिए, ये कहाँ पर आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। देखते हैं और देखते हैं, तो ये लास्ट में आना चाहिए, तो इसको हमने क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट में सिर्फ दो ही जगह पर लास्ट में है, तो इसमें हम इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल। अब हमारा बचता है सी और बी में कन्फ्यूजन। इसको हम पहले नंबर देखिए, जो सी है, सी में क्या है, ऑफ पुअर पीपल, तो इसके बाद क्या होता है, इसके पहले कोई और वाक्य आएगा, तो इसका मतलब है ये तो शुरुआत से नहीं हो सकता, स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफ पुअर पीपल इन झारखंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑफ से स्टार्ट कोई वाक्य होते ही नहीं है, तो इसमें क्या है, हम बी से स्टार्ट मानते हैं। तो इसके बाद बी से अगर हम स्टार्ट मानते हैं और लास्ट का हमने ए देख लिया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी सी डी ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या, इन हैंडिंग इशू एंड जो है ग्रीवेंसेस ऑफ अफेक्टेड फार्मर्स, ठीक है। द ऑथर रिमेंड इंस्टेटिव जो है फर्टाइल जो है लैंड फोर्सफुली एंड ऑन द ऑन हैंड द स्टेट गार्बेज, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टार्ट होता है और किससे स्टार्ट होता है। सबसे हम पहले और जो है लास्ट का और पहले का देख लें, या बीच के दो सेंटेंस आप मिला लें, ठीक है। अब देखिए ऑन और ऑन, इसमें भी लास्ट में ऑन है और इसमें भी लास्ट में ऑन है। अब सी के बाद डी तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, सी के बाद डी नहीं आएगा, ठीक है। सी के बाद डी नहीं आएगा, लेकिन डी के बाद सी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन द ऑन हैंड द स्टेट गार्बेज फर्टाइल एंड फोर्सफुली एंड ऑन, ठीक है। तो ये तो ठीक है, डी के बाद सी तो आ सकता है, डी के बाद सी आ सकता है। अब इसमें देखना है हमें ऑन के बाद, अगर इसमें देखा ऑन के बाद एन नहीं आएगा, ये अगर दूसरे जो है सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद एन नहीं आएगा, अगर हम इसको ए को जोड़ें, सी के बाद एन यानी ऑन के बाद एन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑन के बाद एन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों प्रपोजिशन है। इसके बाद क्या आएगा, जस्ट क्या आएगा, बी आएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं डी और सी और बी, ठीक है। अब बचा है ए, तो ए लास्ट में आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ठीक है। सेंसस जो है सोसाइटी इकोनॉमी प्लानिंग इन पाकिस्तान हैड इशू एब्सोल्यूटेड डेटा बैरियर टू द लॉन्ग डिलेट 2017, ठीक है, 2017। अब इसमें क्या है, इसको हमें देखना है कि ये कौन से
वाक्य से स्टार्ट हो सकता है। यानी पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, फिर हमें वो हेल्पिंग वर्ब देखनी है, और उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा वाक्य जो है पहले देखना चाहें, अगर हम ऑब्जेक्ट को देखना चाहें, सब्जेक्ट को देखना चाहें, तो सब्जेक्ट कौन से में आ सकता है, वाइडिंग इन द गल्फ ऑफ बिटवीन रिच एंड पुअर, ये नहीं है। ठीक है। ये हमारा किसकी तरफ जा सकता है, ये एंड की तरफ जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ जा सकता है। इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया ए को। तो ए को अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब इसके बाद देखो कौन सा डेटा वाइंडिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब डेटा वाइंडिंग मतलब जोड़ना। ठीक है। डेटा को बाइंडिंग करना, एक दूसरे को जोड़ना। तो सी के बाद ए आना है, तो इसका मतलब है सी के बाद ए में, एक ही में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्या DBCA। तो जो क्या पेरियर टू द लॉन्ग डिलेड 2017 सेंसस। ठीक है। इसके बाद क्या है 2017 की सेंसस, यानी 2017 की जनगणना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DBCA। अब इसमें देखना है स्पेलिंग। ठीक है। स्पेलिंग्स को देखना है, स्पेलिंग्स किसकी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो देखना है। इसमें बताया गया है कि ईच जो आइटम इन हिज द सेक्शन हैज़ ए सेंटेंस विथ 4 ऑप्शन जो है लेवल्ड ABCD हैं, और रीड ईच जो है सेंटेंस एंड फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड रिगार्डिंग द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार जो भी सही शब्द है, जो सही मीनिंग है, उसमें लगाना है कौन सी मीनिंग कौन सी जगह पर सही होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्या है, समथिंग और समवन दैट इज़ द इमेचर्स चाइल्डिश और ट्राइबल। ठीक है। ट्राइबल जो है जनजातीय क्षेत्र में होता है, उसमें क्या है प्यूरल यानी प्यूराइल। ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही वर्ड हो जाएगा प्यूराइल यानी डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैंथागन है और एंटीजन इनटू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है। इसमें क्या है, हमें बड़ी ध्यान से, बड़ी सावधानी से पढ़ना है और उसके अनुसार हमें निकालना है। जैसे द इंट्रोडक्शन ऑफ द या पैंथाजन हो सकता है सेंटेंस के अनुसार, पैंथाजन और एंटीजन। ठीक है। ये पैंथाजन और एंटीजन है। तो इनटू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इस वाक्य के अनुसार जो है इसका जो आंसर आएगा उसका किसके, और इंक्लूलेशन। ठीक है। इंक्लूलेशन इसका ऑप्शन आएगा ए। इसका ऑप्शन आएगा ए सही है, क्योंकि इसमें डबल एन है, इसमें डबल सी है, इसमें ये डबल एल, इसमें ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका यही आंसर है इनोकुलेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन ए मास। ठीक है। एक्शन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन ए मास। ठीक है। तो इसको क्या है, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है। इसमें स्पेलिंग देखना है, स्पेलिंग ये कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है, उस गड़बड़ स्पेलिंग को आपको सही वर्ड निकालना है। ठीक है। तो हम इसमें बता रहे हैं इसका सही जो स्पेलिंग है वो ए है, एंग्लोमेरेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एन एटीट्यूड ऑफ सुपरियोरिटी टूवर्ड्स मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड है, इसके लिए कौन सा वर्ड सही है, इसके लिए जो है चौविनिस्ट शब्द जो है ये सही है। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होएगा ए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, इट इज़ यूज द डिस्क्राइब समथिंग दैट सजेस्ट और इम्प्लाइज दैट समथिंग बैड और अनप्लेसेंट इज अबाउट टू हैपन। ठीक है। तो इसका सही जो मीनिंग है, इसमें देखिए, इसमें दी गई हुई मीनिंग, तो इसकी जो सही मीनिंग है वो है
ओमिनियस, ठीक है, क्योंकि थोड़े वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं इसमें। ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपने कभी हो सकता है कि सुने ना हो या हो सकता है सुने हो। भाई हमारा कल्चर आपका कल्चर अलग अलग है, हमारे पढ़ने वाले, और कभी कभी ऐसा वर्ड जो है वर्ड होते हैं हमने सुने भी होते हैं तब भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इग्नोर कर जाते हैं। तो इस प्रकार से अब इडम्स एंड फ्रेज दिए गए हैं, इसमें हमें इडम और फ्रेज के अनुसार उसका मतलब निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पीक ऑफ द डेविल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मतलब होगा टू टॉक अबाउट समवन हु इज़ नॉट पर्सन, ठीक है। तो यही सही है, ठीक है, यही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है, ये देखो फ्रेज़ है, ये कुछ समझने की नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी में जो कहना कुछ होता है उसका मतलब कुछ और होता है, इसी प्रकार जो फ्रेज़ और ईडम और फ्रेज़ होते हैं इसमें इंग्लिश में जो वर्ड है उसका अंदर का भाव कुछ अलग होता है और उसका मतलब अलग होता है। इसमें सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक वैसी नहीं है। जिस तरीके से हम अगर देखा जाए तो इसमें कहते हैं 9 2, जो हिंदी में कहते हैं 9 2 11 होना, इसका मतलब 9 2 11 होना, यानी ऐसा नहीं है कि 9 2 11 होना, इसका जो अंतर्भाव होता है इसमें भाग जाना। इसी प्रकार से ये जो फ्रेज़ होते हैं इसका भी जो है अंतर्भाव अलग होता है, ठीक है। तो इसमें वंस इन ए ब्लू मून, एक बार एक नीला चाँद, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है जो बड़ी मुश्किल से होने वाला, कैसे ब्लू जो है नीला चाँद कभी हो ही नहीं सकता, तो बड़ी मुश्किल से होना, यानी रेयरली शब्द इसमें लगा हुआ है, तो वही सही है। समथिंग दैट हैपन्स रेयरली, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ कोई घटना, ठीक है। इसमें क्या है, वैन पिग फ्लाई, जब सुअर उड़ने लगे, पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ने लगे, तो इसमें क्या है, सुअर कभी उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। तो इसका मतलब है आपको इन चीज़ों को सीखना जो है सीखना पड़ेगा और इनको थोड़े बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि सुअर कभी उड़ नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल वाला ही शब्द सही होगा। क्या है इसमें, समथिंग दैट इज़ द इम्पॉसिबल टू अचीव, जो है असंभव को हासिल करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ केक, एक जो है केक का टुकड़ा, ठीक है, केक का टुकड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समथिंग दैट इज़ ईजी टू डू, जो बड़े आराम से कर सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका जो है अगला फ्रेज है टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स यानी कुन्ना तोड़ लेना। जैसे अगर कभी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसमें क्या करता है, वो 2 या 3 रुपए का वो कुन्ना तोड़ ही लेता है, तो इसमें एक कहावत कही गई है, कुन्ना तोड़ ले, ठीक है, कि सुनार अपने बाप के जो है जो सुनार वर्ग के लोग हों उनसे, इस सिर्फ कहावत के तौर पर हम बता रहे हैं कि जो है जो सोना बनाते हैं उनको सुनार कहते हैं, उनसे उनके लिए भी एक कहावत है कि वो अपने जो है बाप के सोने में से भी कुन्ना तोड़ लेते हैं, यानी कोना तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वो करना, शॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो टू टेक ए शॉर्टकट व फाइंड इजी वे आउट, ठीक है। तो इसका ये 15 का ही हो जाए। इसमें क्लोज टेस्ट है, इसमें जो है वर्ड आपको सही वर्ड इसमें भरना होगा, ठीक है। इसमें ऊपर दिया गया है जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट हैव ए लम्स सम टू इन्वेस्ट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन, फर्स्ट है OPT फॉर ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरिंग डिपोजिट, फिर दूसरा वर्ड है जो भरा जाएगा, इसमें क्या द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज, फिर थर्ड जो है डैश है लो एज ₹100 एट द एंड ऑफ द डैश यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्ट, फिर डैश विथ द इंटरेस्ट अर्न ऑन इट, फिर इट इज़ गुड वे ऑफ सेविंग मनी रेगुलरली, ठीक है। तो इसमें निकालना है हमें, इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। अगर हम ब्लैंक नंबर 1 में देखें तो इसमें क्या भरना है, इफ़ यू डू नॉट हैव ए लम्प सम टू इन्वेस्ट इन ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ यू कैन क्या है फॉर ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, तो इसमें क्या है श्योर, ठीक है, क्योंकि यू कैन श्योर के बाद क्या है श्योरिटी जो है, इसके बाद अश्योर्ड श्योरली, ठीक है, ये क्या है श्योरली आया, ठीक है, एडवर्ब आया।
इसके बाद देखते हैं इसका जो 16 का आंसर होगा वो सी होगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, इसमें क्या सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या भर सकते हैं हम, चलो इसमें ही देख लेते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। 1 मिनट, इसमें क्या भर सकते हैं हम, श्योरली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर हम कौन सा वर्ड भर सकते हैं, रिक्वायरिंग टू। इसमें हम 1 मिनट, इसमें हम भर सकते हैं वेयर, ठीक है। वेयर द मिनिमम अमाउंट मंथली इन्वेस्टमेंट, हाँ इसमें वेयर भर सकते हैं। फिर इसके बाद 3 में क्या है, इसमें 3 जो है ऑप्शन 3 में हम क्या भर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए इन्वेस्ट एज लो एज, ठीक है, एज भरा हुआ जाए, ठीक है, एज लो एज रुपीज़। तो एंड द 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन में हो सकता है टेन्यूर, ठीक है, इसमें 4 में टेन्यूर और 5 में क्या है, इन्वेस्ट विथ, ठीक है, विथ किसके साथ आएगा, विथ 5 नंबर ऑप्शन में, 5 नंबर ऑप्शन में विथ अलोंग, ठीक है। तो इसमें हम टिक लगाते जाएं। इसमें क्या है, सी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। तो उसमें आप इसको रिवाइज कर लेना। ए, इसके बाद क्या है, टेन्योर, ठीक है, सी। इसके बाद क्या है, शायद इसमें क्या होता है, अलोंग एज वेल एज, हाँ अलोंग था, अलोंग, ठीक है। इस प्रकार अब थोड़े जो है कंप्यूटर जैसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज़्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको तो जैसा आपने सुना भी होगा, जो है ज़्यादातर बहुत प्रचलित में रहता है, ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो ये क्या है, ये स्वचालित कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए अनुरूप डिजिटल उसको कहते हैं जो 101, ठीक है, 101 में स्टोर करते हैं, उसे हम डिजिटल कहते हैं। और सुदूर जो होता है ये रिमोट होता है, ठीक है, ये स्वतः नहीं, जब आप इंस्ट्रक्शन करेंगे तब होगा, ठीक है। और अनुरूप जैसे इसको देखा जाए तो अनुरूप इसको बोलते हैं एनालॉग को, ठीक है। लेकिन इसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें कुछ क्रियाएं वो स्वतः करता है। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि ओपन द, जो है आपने कमांड दी ओपन द विंडोज़, तो ये समझ के उसको देख के और वो जो आप चाहते हो उस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल में जब हम माइक में कोई चीज़ सर्च करते हैं, ऐसे आपने सर्च किया स्टडी विद रानू सर, तो वो ऑटोमेटिक स्वतः काम करके आपको दे देता है। फिर भी अब जब आप कोई एजुकेशन लेवल की वीडियो देखने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो ये कंप्यूटर है वो स्वतः अपने आपको वही चीज़ सजेस्ट करने लगता है, ठीक है, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है। अब इसके बाद देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है, ठीक है। ये क्या है, ये सेवा है, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, जो जैसे ईमेल है, ईमेल आप क्या, आप एक ही जगह पर लॉगिन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यूज नेट है, आप जिस उससे यूज करते हैं वही हो सकता है। हाँ ये टेल नेट है, जो टेली वाला नेट है, ये आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। एटीपी भी आप इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं भी लॉगिन करने की अनुमति देता है। इसके बाद है 23, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोड निर्देशन से बनी भाषा के रूप में माना जाता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं जो मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज क्या है, इसको ही हम बोलते हैं जो 101 इसको हम मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम डिजिटल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद है जो 24 है, इसमें क्या है, बाइनरी संख्या 101 के जो समतुल्य दशमलव संख्या है, तो इसके क्या है, इसके 21 है, ठीक है। तो जब लगभग कुछ, तो जैसे अगर आप याद कर सकें तो याद कर लें, अगर नहीं याद कर सकें तो इसमें क्या है, देखिए आपको 10 तो सभी में लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट होगा 101 से, फिर स्टार्ट होगा 010 से, फिर स्टार्ट होगा 101 से, फिर इसी के बाद आपका स्टार्ट होगा 110 से, फिर 1, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो
तो ये एक क्रम है, इसका डिजिटल का क्रम है। अगर आप निकाल सके तो डेसिमल का जो एक नियम दिया गया है, जो पीडीएफ में नियम दिया गया है, उसको आप इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे आप सीख लेंगे, ठीक है। और नहीं है तो हमारा एक क्लास है यूट्यूब पर डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्टर वाला, वो आप देख लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। उसमें हेक्सा बाइनरी और डिजिटल बाइनरी या डेसिमल बाइनरी और जिसमें जितने भी बाइनरी कोड होते हैं वो सबको दिए गए हैं विथ जो है कोड के साथ। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है वो मौसमी आधार पर गणना, जो बड़ी बड़ी गणनाएँ होती हैं उनके लिए ये जो दी जाती हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की जो ऐसी गणनाएँ होती हैं जो कोई ना कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत हाई स्पीड वाला होता है। जैसे जो रोबोट में इसका उपयोग किया जाता है, इसके प्रोसेसर का यूज़ जो रोबोट में किया जाता है, तो इसमें क्या है, गहन गणितीय वैज्ञानिक अनुप्रयोग है, वैज्ञानिक जो एप्लीकेशन है वो इसके द्वारा ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अंकों या अक्षरों के किसी भी सेट को आमतौर पर कहा जाता है। अब अंक और जितने भी अक्षर हैं इसको आमतौर पर क्या कहा जाता है, करैक्टर कहा जाता है, इसको हम करैक्टर बोलेंगे। सिंबल तो सिंबल जैसे क्या है, सिंबल ये है, सिंबल ये है, सिंबल स्टार का है, ये सिंबल है, ठीक है। अब बिट्स, बिट्स कौन से होते हैं, जैसे अगर बाइट बोलें, बाइट का ग्रुप कितना होता है, एक बिट और बाइट, बिट को हम बोल सकते हैं 1 और 0, 0 और 1 को हम बिट बोल सकते हैं। बाइट एक समूह होता है 4 बिट का, मतलब 8 बिट का एक बाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बाइट बोलेंगे 8 बिट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करैक्टर। अगर अक्षरों की बात करें तो इसको हम करैक्टर में कंसीडर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सभी सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जो सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेट्स, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हो और गेट, ठीक है, एंड गेट, ठीक है, फिर नॉट गेट, और फिर इसके बाद नैंड गेट और एक्स गेट, एक मिनट, एक एक्स और गेट, ठीक है। इस तरीके से जो गेट होते हैं इसको हम बोलते हैं, इसको क्या सर्किट बोलते हैं, जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। इसके बाद है 28 नंबर, ग्राहकों को ऑन डिमांड यूटिलिटी आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वितरित कंप्यूटिंग का प्रतिमान है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रतिमान है, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रतिमान है, कि क्योंकि ये डेटा को स्टोर करके रखता है और आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद है 29 क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्या है, जैसे हम निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता को फाइल स्थानांतरण करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या है, फाइल स्थानांतरण करने के लिए क्या है, FTP, ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है, ये आपको देता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP का F जो है FT और P का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता का पसंदीदा URL है, पतों का व्यक्तिगत सूची बनाने या बनाए रखने की अनुमति देता है। तो ये कौन सा देता है, आप लोग दिन प्रतिदिन यूज करते होंगे, ये कौन सा देता है, ये वेब ब्राउज़र देता है, ठीक है। आपने URL कॉपी किया और वहाँ पर वेब ब्राउज़र पर डाला और आपको मिल गया, ठीक है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम जिस एप्लीकेशन से पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आप सिस्टम पर यूज करते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जैसे जो इनबिल्ट कंप्यूटर में आते हैं, वो कहीं से नहीं डाले जाते, जैसे कैलकुलेटर है, ठीक है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडो XP, विंडो विस्टा और विंडो 11 जो अभी नई आई है, ठीक है। तो इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप और टैली, और जिसमें जो क्या पावर पॉइंट जो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हम इजी नोट पर पढ़ाते हैं, और उस पर जो जितने भी जो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर जैसे जो है सिस्टम जो है ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रचलित होते हैं, वही आप लोग अच्छी तरह से परिचित भी होंगे। अब इसके बाद ये
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या, एक शब्द जो उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें एक नेटवर्क के नोड एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क के नोड एक साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं हम, इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी आपकी कितने प्रकार की होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है जो स्टार के रूप में इस तरीके से जुड़े होते हैं। एक बस टोपोलॉजी होती है जो आपको एक नोड दूसरा नोड तीसरे नोड जैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। और एक होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को जो है कई एक सिस्टम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं कि अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो एक सिस्टम ख़राब होने पर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये टोपोलॉजी होती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने की क्षमता होती है। अब सूचनाओं को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है, वो स्थायी रूप से अगर बात करें, अस्थायी रूप से कौन करता है, रैम। ठीक है, और स्थायी रूप से जो है रोम, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसमें क्या है, जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपने जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेटर वगैरह जो है जो हम इसको हटा नहीं सकते, वो क्या होते हैं, वो इसको बोलते हैं रोम में स्थायी रूप से। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई फंक्शन को लोड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट अस्थायी रूप से रैम में जाता है। रैम में लोड होने के बाद जो आपका जैसे ही प्रोग्राम आपका बंद होता है, आपका ये जो है ये भी क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, सूचनाएं जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, वो हट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोम जैसे ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, को गैर परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे हम गैर परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब या सिस्टम बंद कर दिया जाए या बिजली हटा दी जाए तो स्मृति नहीं खोते, मतलब जो उसकी जो चीज़ उसमें स्टोर होती है वो हम नहीं खोते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका क्या, बी ऑप्शन उसका सही है। अगर रैम की बात करें तो रैम में स्थायी सूचना, अगर लाइट चली जाए या कोई सिस्टम बंद हो जाए तो उसमें वो है उसको खो जाती हैं। इसके बाद है 34, इनमें से किसे प्राथमिक मेमोरी माना जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी किसे माना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी किसे माना जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी की अगर बात करें तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, ए और बी, यानी रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब रैम और रोम ये क्या है, ये दोनों ही एक प्राथमिक मेमोरी है। तो इसका मतलब हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महंगी मेमोरी होती है। ठीक है, महंगी मेमोरी कौन सी है, अगर महंगी मेमोरी की बात करें तो ये होती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो आपके सर्च किए हुए डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा, जितने भी आप सर्च करते हैं मोबाइल में, जितने भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो मोबाइल कुछ उस मेमोरी को कैश की मेमोरी, यानी जो भी आपके सर्च इंजन वाली चीज़ें हैं, जो भी आपने सर्च किए हैं उस डाटा को, या जो भी आपने वेबसाइट को खोला है, जो भी देखा उस कुकीज़ को स्टोर करके रख लेती है कैश मेमोरी। इसमें मार्जिन और पैराग्राफ के शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को कहा जाता है। ठीक है, जो मार्जिन, अब देखिए अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या होता है, अगर मार्जिन और जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मतलब होता है यहाँ से हमने इतनी जगह छोड़ दी, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो जगह थी इसको हम छोड़े रखे। ठीक है, इसके बाद अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन पूरे पेज में लगता है, मार्जिन पूरे पेज में, अगर इधर से भी इधर से भी जिधर से हो वो है मार्जिन पूरे पेज में लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 37, अक्षरों की संख्या को जो सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है वह कहलाती है, जो सामान्य टेक्स्ट है उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे अगर हम x लिखें तो x में सामान्य टेक्स्ट से इसका ऊपर क्या हो गया, इसको ऊपर जो स्क्वायर चढ़ाते हैं। ठीक है, या जो अगर हम दूसरी बात करें, ये दो तरीके के होते हैं, जैसे H2O लिखा तो ये किस में आ गए, ये हो गए सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, और जो ऊपर चढ़ाई उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट में। तो इसमें क्या होता है, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं।
अब देखने और छपाई के लिए एक आयताकार पृष्ठ की दिशा कहलाती है। अगर देखने की और छपाई की जो है एक आयताकार पृष्ठ की दिशा को क्या कहते हैं, उसमें आपको सभी को पता है कि जो हम जिसको देखते हैं, जैसे अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, आयताकार रूप में इसमें देख, इसको क्या कहते हैं, अभिविन्यास, ठीक है। जो आउटपुट होता है वो किसके रूप में आता है, अभिविन्यास के रूप में। 39, समय के साथ रुझान या बदलाव दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। तो समय के रुझान को हम बदलाव दिखाने के लिए जो अब चार्ट हैं, जैसे पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डेटा ग्राफ चार्ट, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा उपयोगी है, तो इसमें कौन सा है, लाइन चार्ट, ठीक है। अगर हम दिखा सकते हैं कि जो टेम्परेचर है अभी इतना था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर ऊपर गया, फिर इसमें, तो ये क्या है, समय के रुझान को, समय को या टेम्परेचर को उसको बता सकता है। अभी बताया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने बताया था, तो वो क्या है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, नहीं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो आपको दस्तावेज़ों को संबंधित करने की अनुमति देता है, संपादित करने की अनुमति देता है, नहीं, प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो सामान्य सेवा प्रदान करता है, यही सही है, ठीक है। क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो जो है 7, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अंदर जो आती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, एप्लीकेशन सिस्टम को और हार्डवेयर को मेंटेन करना, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो इसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है, मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें प्रकाश ऊर्जा होती है, वो किस ऊर्जा में बदलती है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, एटीपी और डीएनए के रूप में। प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। अगर ग्लूकोज है, ठीक है, इधर क्या है, ग्लूकोज है, और इधर सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट के बाद क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसके बाद रक्त किस प्रकार का उत्तक है। अगर रक्त का उत्तक देखा जाए, ठीक है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार के वो पेशी के रूप में जो तंत्र का उत्तक जो सूचनाएं को देता है, उपकला उत्तक जो एक कला के अंदर दूसरी कला होता है उसे उपकला। जैसे अगर पेट की खाल की बात करें, जो ऊपर की त्वचा की बात करें, उसके अंदर भी एक त्वचा होती है, उसको हम उपकला कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो रक्त का किस प्रकार का उत्तक है, ये संयोजी उत्तक है, ठीक है। टिश्यू बोलते हैं उत्तक को, इंग्लिश में क्या, टिश्यू बोलते हैं। अब क्या है, मानव शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसमें पथरी हो जाती है मनुष्य के अंदर। इसके बाद क्या है 45, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। जो कोबाल्ट है वो कौन सी विटामिन में पाया जाता है, वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसके बाद है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला है, जो केसर मसाला के पौधा में जो कौन सा भाग आपको मसाला बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो कौन सा के वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाले, ठीक है। पुष्प के जो साथ में होती है वर्तिकाग्र, उसको लाया जाता है। 47 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो ये सभी को पता है, ये फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन्स है, इसमें क्या है, एथिलीन, ठीक है, यही जो फल को पकाने में मदद करती है। इसके बाद है 48, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये तो ठीक है, सिंपल है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता इन्होंने जो है दिनाम पद्धति दिया, ठीक है। दिनाम पद्धति में क्या, एक होती है
जो वंश और एक होती है जात, ठीक है। दो नाम पद्धति का इन्होंने ये रूल दिया है कैरोलस लिनियस ने। 49 का क्या है, 49 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी खोज लुई पाश्चर ने की? तो लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीका की खोज की थी, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन, रेटिनाल, कैल्सीफोराल, बायोटिन, एक्सपार्ट। अगर ये नहीं है तो ये रेटिनाल तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म। एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनाल इसमें भी हटाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, थाइमल, इसमें रेटिनाल। अच्छा ये क्रम दिया गया, ठीक है ठीक है। इसमें क्रम यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लोक्विन और टेफोफेरॉल और ये कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा से लेकर है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या, अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम जो है पौधे से किस भाग से? तो पता ही है क्या, जब अफीम का पौधा होता है, और अगर कई एक ऐसी फिल्मों में दिखाया गया है, जो अफीम का पौधा उसका फल होता है, फल होता है, उसको फल को साम के उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद जो उसके अंदर से जो गाद ऐसी निकलती है, गाद जैसी, उसको चाकू या किसी से इकट्ठा करके उसको रख लिया जाता है। तो वही क्या होता है, जो उसके एक तरीके से निकलता है, ठीक है। जो गाद ऐसी निकलती है उसी को हम अफीम बोलते हैं। तो इसे बिना पाके फल के लैक्टेक्स से, ठीक है, इसको बोलते हैं अफीम निकाल। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? जो ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी किससे, कैंसर से संबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो घेंगा होता है बहुत ज़्यादा, जो शायद 6-7 की क्लास में खूब आपने पढ़ा होगा। तो घेंगा होता है, घेंगा किसकी, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद है 54, शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? अब शरीर के, ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किस भाग में होता है? ये अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें अगर इसके अनुसार देखा जाए तो यकृत में नहीं, इसमें यकृत पित्त वर्धक स्रावित करता है, गुर्दा में किडनी यानी मूत्र का छनित करता है, हृदय में सिर्फ सर्कुलेशन करता है। तो यही ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो अभी अभी चर्चा में रहा है गोल्डन चावल, उसकी बात की गई है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? ये रेटिनल विटामिन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये रेटिनल विटामिन क्या है? विटामिन आप ए बी सी डी ये तो याद रखते हैं, लेकिन आप उनके नाम याद नहीं रखते हैं, ठीक है। एक बार आपके लिए यही होमवर्क है कि आप उन जो विटामिनों के आप अच्छी तरीके से जितने भी 12 विटामिन हैं उनके नाम याद कर लें, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या है, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो ये कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो उसको तोड़ने में मदद करता है? जो है एमाइलेज, ठीक है। जो किस में पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। इसके बाद है 57, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सी होती है? लीवर मतलब यकृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? कॉकरोच के शरीर में फेफड़े तो होती नहीं, तो वायु किस तरीके से किसके द्वारा प्रवेश करती है? उसमें श्वास रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की अनिवार्यता पौधे में सर्वाधिक मात्रा में होती है? यानी पोषक तत्व है जो पौधे में सर्वाधिक मात्रा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधे को किसकी होती है? ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये किसका होता है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि करता है। तभी हम जो खेतों में यूरिया के रूप में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? ये उसमें नाइट्रोजन ही होता है। बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत का सदस्य है? जो बैक्टीरिया है ये कौन से जगत का सदस्य है? तो ये मोनेरा जगत का सदस्य है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, वर्षा की बूंदें, जो वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है? अब वर्षा की बूंद जो होती है ऊपर से गिरती है तो क्या है?
किस कारण से गोलाकार होती है? तो उसमें क्या होता है, वायु का आसपास से बल लगता है उसमें, और जल की बूंद के अंदर का बल जो होता है शून्य होता है, इसलिए वो गोल के रूप में। अगर आप गिलास से पानी भी लेकर ऊपर स्थायी रूप से फेंकें तो वो भी कैसा, गोल गोल रूप में बन जाता है। ठीक है, यदि आप किसी ऐसे जो अरबी का पत्ता होता है, अरबी के पत्ता में जो उसमें ससंजन बल, जो जल जल के बीच में ससंजन बल होता है और पत्ते और उस जल के बीच में असंजन बल होता है, या आप यूँ कह लीजिए कि जो पानी में अगर आप तेल डाल रहे हैं, ठीक है, तेल की कुछ बूंदें डाल दें, तो तेल के बीच में क्या होता है, ससंजन बल होता है, और तेल और उसके बीच में असंजन बल होता है पानी के बीच में। इसी प्रकार से जो ये ससंजन और असंजन बल होता है, इसके कारण से बूंद क्या होती है, गोल बनती है। ठीक है, तो इसका क्या, इसके अनुसार इसका क्या, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के जो सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः हैं, सर्वोच्चतम और निकृष्टतम, सॉरी निकटतम नहीं, निकृष्टतम चालक क्रमशः हैं। ठीक है, सर्वोच्चम तो क्या होता है, चांदी। ठीक है, सर्वोच्चम कौन सा होता है, चांदी, और निष्कृष्टम यानी सबसे ज़्यादा चालक और सबसे कम चालक कौन सा होता है, सीसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा चांदी और सबसे कम सीसा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होती है? ध्वनि की चाल जो है आपकी एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद क्या, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? देखिए कितना सिंपल है, तो इसमें किसका, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अब क्या है 65, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? देखिए कांच का जो महत्वपूर्ण घटक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कौन सा, सिलिका। सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक ये कक्षा 6 की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मात्रक होता है, कैंडला। ये भी देखिए, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान जो है कितना होता है? तो ये क्या है, ये जो है कक्षा 6-7 में कभी कभी सिखाया, 9th क्लास के सवाल हैं। तो ये क्या है, 9.6 × 10⁻15। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आपेक्षित घनत्व को किस उपकरण से मापा जाता है? आपेक्षित घनत्व होता है वो किस उपकरण से मापा जाता है? ये जो है मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। ठीक है, इसके बाद क्या है, संचार में प्रयुक्त होने वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद क्या है, जो श्रव्य प्रसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो श्रव्य प्रसार की बात करें, जो सुनने लायक होती है, वो कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, जो 2000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसके बाद है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, एसिटिक एसिड, जो सिरका ही इसको कहते हैं, बाज़ारों में भी मिलता होगा, आप लोगों ने बहुत यूज भी किया होगा इसको, और अचार वगैरह रखते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड ले आते हैं। और गांव देहातों में जब पहले सिरका हुआ करते थे तो इसका ही बदला ही रूप है। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अब बॉक्साइट है, बॉक्साइट से क्या निकलता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम, यानी कांपर फ्लोराइड से मैग्नीशियम है, कैल्शियम से कैल्शियम। तो इसमें बॉक्साइट से कौन सा वो निकलता है? स्टील या एल्युमिनियम निकलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नीला थोता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अब विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसको हम बोलते हैं एम्पियर, और विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। इसके बाद क्या, 70, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं,
तो इसका उपयोग किस में होता है? अगर देखा जाए तो इसको क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? देखिए, स्वतंत्र अवस्था में वही धातु पाई जाएगी जो कम क्रियाशील होगा। जैसे लोहा है, लोहा बहुत क्रियाशील है, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल्दी जल्दी ये अच्छा हो जाता है, ठीक है। तभी इसको बचाने के लिए लोहे के जंगला वगैरह पे पॉलिश किया जाता है, ठीक है। या जो घर में यूज होते हैं लोहे के जो वस्तुएं हैं उनमें क्या पॉलिश की जाती है, उसमें ऑयल वगैरह लगा दिया जाता है, तो इससे क्या उसका क्षय कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम भी कभी आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिले क्योंकि वो बहुत क्रियाशील है, लेकिन आपको कहीं कहीं सोना अगर पड़ा मिल जाए तो बिल्कुल जैसा का तैसा आपका मिल जाएगा क्योंकि यह कम क्रियाशील है। अब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का अगर देखा जाए तो किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? बिल्कुल वेरी सिंपल, ये किसका, ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, ये नाइक्रोम का बना होता है। जो आपका ये बल्ब का तार भी बना होता है, लेकिन अब तो एलईडी बल्ब चलने लगे, पहले जो बल्ब आते थे उनमें होता था ये। तो इसमें क्या है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर होती है, तो ये किसके, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के हिसाब से काम करती है, अपकेंद्रण बल। इसके बाद किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अगर देखा जाए तो किस ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है, वो 277 पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करंट के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, इसका लक्ष्य केवल छोटे बच्चों में स्टनिंग अल्पोषण एनीमिया को कम करना है, ठीक है। तो इसमें देखना है ऑप्शन 1 या 2 या केवल 1 या केवल 2 या 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट, अब पीएम ई विद्या से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया था। अगला कथन है, यह सीखने के नुकसान को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन से कथन सही है, कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो इसका केवल एक कथन जो बी वाला है वही सही है, केवल 2 ए वाला आपका गलत है। इसके बाद है 84, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित WASP 76B एंड WASP 121B शब्द संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये जो है एक्सो प्लैनेट से संबंधित है, ठीक है। ये करंट के क्वेश्चन है जो आप इनकी और एक तरह से नज़र एक बार इनमें भी ज़रूर मार लें। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 1 नेशन 1 फर्टिलाइज के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम या ब्रांड लोगो जो है और अन्य प्रासंगिक उत्पादक जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। कितने में? अगर आपने एक बैग बनाया तो इसमें 1/3 भाग पर आप अपने छाप सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, नाम है, ब्रांड है, वो आप छाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह योजना केवल सार्वजनिक कंपनी को लागू होती है, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जो पहला है, और दूसरा आपका गलत है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ अवधारणा जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जा सकता है वह संबंधित है, वह किससे संबंधित है? वह जो
इसमें मानव व्यक्तियों वे सॉरी सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना नहीं है। मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच अंतर संपर्क से, यही सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद का ई अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जैसे अपने घर में फ्रिज है या ख़राब मोबाइल फ़ोन है या जो इलेक्ट्रॉनिक तार हैं या इलेक्ट्रॉनिक ख़राब वस्तु हैं, उसको हम ई अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है, 2022 के लिए थीम सभी को रिसाइकिल करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, ये सही है। घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों के कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा लिंक गुजरात में स्थापित किया गया। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI है, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है, माचू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो माचू नदी है उस पर मोरबी ब्रिज जो बना हुआ है वो कहाँ पर है, वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे है, विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। इसके बाद क्या है, लोसर महोत्सव जो हाल ही में समाचारों में रहा, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ये लोसर महोत्सव ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये किसके तहत यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके बाद है 93, इटालियन जल विद्युत परियोजना यानी HEP भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय जिसकी वर्षगांठ हाल ही में आयोजित की गई है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ऑपरेशन विजय जो है विजय, ये क्या है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में इसकी मुक्ति से 1971 के दौरान पाकिस्तान आक्रामक ऑपरेशन से भारतीय बलों को LTTE के निष्क्रिय भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों की मुक्ति। हाँ, ये डी ऑप्शन इसका सही है, पुर्तगाली क्षेत्रों से मुक्ति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 95, मून लाइटिंग शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट रूप से शब्द की परिभाषित करता है। तो ये किसको करता है, दूसरी नौकरी करने का कार्य या आय में द्वितीय स्रोत के रूप में अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए काम करना है। इसका आंसर सही है ए। इसमें क्या है, यह बेट्टा करुआ समुदाय जो हाल ही में समाचारों में रहा को निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जो इसको जो अनुसूचित जनजाति है इसको अनुसूचित जनजातियों के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन से है, ये कर्नाटक राज्य में है जनजाति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन नंबर 1 है, अर्जेंटीना में फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 जीता है। ठीक है, और इसमें नाउ इज ऑल नारा है और लाइव फीफा जो है 2022 का आधिकारिक शुभंकर था। ठीक है, कौन सा, लाइव। तो इसका कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें देखना है। इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं 98, ग्लास रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। इसके बाद है अरनाला जो हाल ही में ही समाचारों में रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो अरनाला है ये जो MSSE से संबंधित एक सरकारी योजना है, भारतीय नौसेना का एक जहाज़ है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है, पौधे की एक आक्रामक प्रजाति है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है सही, इसका बी जो ऑप्शन सही है, भारतीय नौसेना का एक जहाज़ है।
इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 100 है, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत सरोवर जो योजना है उसके तहत में कुछ कथन दिए गए, तो उसमें देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर को 2020 में भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संचयन और संरक्षण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है। दूसरा है, मिशन के तहत देश का हर जिला कम से कम 10 अमृत सरोवर का निर्माण कायाकल्प करेगा। ठीक है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक है। तो इसका सही जो है आपका न तो 1 सही है न तो 2 सही है, दोनों ही यहाँ ये गलत है। अब देख क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। दूसरा है, ILO द्वारा निर्धारित मानक प्रकृति में गैर बाध्यकारी है। तीसरा है, भारत ILO का संस्थापक और स्थायी सदस्य है। ठीक है। तो इसके कौन सा है, इसमें आपको 2 और 3 ऑप्शन सही है, ये जो है ऑप्शन गलत है। ये 1914 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब ये ILO जो है बनाया गया था, संगठन बनाया गया था। अब फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है, तो ये किस टीम ने, कौन सी टीम ने जीता है, ये जीता है अर्जेंटीना ने। इसमें क्या है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जो जीता है ये सरगम कौशल ने जीता है। अब इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, तो जलवायु क्लब है जो किसके द्वारा जारी किया गया था, ये G7 द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये किसको दी गई थी, ये दी गई थी लद्दाख को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें क्या है, शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने मित्रों का समूह लॉन्च किया है, तो किस देश ने लॉन्च किया है, ये जो है भारत ने लॉन्च किया है। इसके बाद है 107, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये किस शहर में स्थापित किया गया है, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अब जो है नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो नई चेतना अभियान है ये कौन से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मतलब जारी किया गया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसके नामित किया गया है, तो ये किसके नामित किया गया है, ये जो है दीपा मलिक के नामित किया गया है। अब गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार में किससे सम्मानित किया गया था, जो शांति पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया, ये जो है दलाई लामा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिनट। इसके बाद देखते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जो वय वंदना योजना। ठीक है। ये कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वह भी खाता खोल सकता है यदि उसके पास सिर्फ पैन कार्ड है। दूसरा है, ये प्रति जो है परिवार एक खाते के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो इसका केवल एक सा कथन जो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। ये 5,000 रुपये की बात नहीं है इसमें। इसके बाद है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। इसमें हमें गलत कथन देखना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रकृति में स्वैच्छिक है। ठीक है। प्रत्येक ग्राहक को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, ये भी सही है। जुलाई 2019 तक इस योजना के लिए 30 लाख से अधिक लोगों ने सदस्यता ली है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय लॉन्च किया गया, ये गलत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा का साधन कौन सा नहीं है, ये जो है आयकर रिटर्न। ठीक है। ये सामाजिक सुरक्षा का पार्ट नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है,
आम आदमी बीमा योजना की नोडल एजेंसी क्या है? ठीक है, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके बाद क्या है 116, जो विलियम बेवरिज ने अपनी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक में सही पहचान की है? ठीक है, तो ये किसने की है? तो इसका क्या है? चाह, रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस, यही सही है। ठीक है, इसके बाद है 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के लिए पात्र है? ठीक है, तो कथन नंबर 1 है 10 या अधिक व्यक्तियों वाले सभी कारखानों और अन्य प्रतिष्ठान। दूसरा कथन है एक व्यक्ति जिसका मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है? तो इसमें क्या है? इसके दोनों ही कथन सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है पेंशन फंड जो है नियामक और विकास प्राधिकरण में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध सरकारी संगठन है। यह सरकारी पेंशन प्रणाली को नियंत्रण करता है। इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा एक या दो या दोनों या कौन एक भी नहीं? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? इसके दोनों ही कथन आपके सही है। अब देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या मातृत्व लाभ अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? मातृत्व लाभ संशोधन 2017 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला कथन है भारत में अब दुनिया में तीसरा सबसे अधिक मातृत्व अवकाश है। और सी है 23 से अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को आसान दूरी के भीतर क्रैच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यही सही है। ठीक है, तो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको ये क्या है, आपको PDF मिल जाएगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग है तो, और अगर नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऋण राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण के अंतर्गत आती है? ठीक है, कौन सी आती है? इसमें आती है जो है 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के ऋण में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।